तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में रहकर सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर से बाहर का माहौल फिर से धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो घर में रहकर पढ़ाई करिए, मजे करिए, जो मन में आए वो करिए। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर वहाँ से हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ी थी जिसका नाम है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चूँकि ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बीच में खासकर डिफरेंस पूछ दिया जाता है, तो मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी टॉपिक है वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा टीसीए या कह लीजिए कर्व साइकिल, और तीसरा ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों को बहुत ही बारीकी से देखना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, लंबे नंबर में, लॉन्ग नंबर्स में आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की प्राइमरी स्टेज आपकी कौन है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक, ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, तो ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म के साइटोसोल के अंदर होती है। यानी कि अगर कोई और डिटेल जानना चाहे तो आप पूरा बताइए। कि नॉर्मली तो ऐसे हम यही कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन और भी डिटेलिंग जानी है तो साइटोप्लाज्म के साइटोसोल के अंदर होती है। ठीक, इसी तरीके से जो आपका कर्व साइकिल है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद, यानी कि जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। उसी तरीके से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होती है। कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे सुनिए, इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो वो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस में दो एटीपी भी बनता है और दो एनएडीपीएच का भी फॉर्मेशन होता है। और पानी तो बनता ही है। ये तो पानी समझ लीजिए ऐसा हो गया है कि हर ही जगह पहुंच जाता है, तो आपको हर जगह ये चीज़ें पता हैं ही। तो मेन बात यह है कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो आपके पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल, एटीपी के दो मॉलिक्यूल और एनएडीएच के दो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा, एकदम माइंड क्लियर रखिए, डीपली जाइए, आराम से बाहर आइएगा। सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ, वहाँ तक जाइएगा तो बगल में सब्सक्राइब बटन होगा, बगल में लाइक होगा, दोनों करके वापस से आ जाइएगा। चलिए अगली बात सुनिए, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी क्यों कहा जाता है, ईएमपी नाम से भी हम इसे क्यों जानते हैं। सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को सबसे पहले 3 जर्मन साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। उन्होंने ही देखा, खोजा, पीना, पहचाना। तो इसी वजह से इनके नाम के पहले लेटर्स को उठाकर इसका नाम ग्लाइकोलिसिस का नामकरण कर दिया गया। इन साइंटिस्ट के नाम थे इम्बडेन, मेयरहॉफ और परनास। तो इम्बडेन से ई उठाया गया, मेयरहॉफ से एम और परनास से पी, तो हो गया ईएमपी। और इसी के नाम पे ग्लाइकोलिसिस का नाम ईएमपी पाथवे पड़ा। डाउट क्लियर, चलिए ये भी क्लियर। अच्छा, अब मेन चीज़ सुनिए, जब आपके ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और वो पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल, एटीपी का 2 मॉलिक्यूल और एनएडीएच के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो जितनी आसानी से हम ये चीज़ें बोल दे रहे हैं कि हाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, उतनी आसानी से होता नहीं है। बस यही कहना है हमारा। जितनी आसानी से हमने कहा कि ग्लूकोज आपका ब्रेक होकर टूट कर पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है, उतनी आसानी से ये होता नहीं है। ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होती हैं और यही प्रोसेस आपके लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएगी।
अगर आप समझेंगे नहीं तब, माफ कीजिएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होती है और सभी स्टेप्स में एक स्पेसिफिक एंजाइम कैटालिस्ट का यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब आप कहेंगे उत्प्रेरक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हर स्टेप में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें गति हो जाती है, मतलब तेजी से ये प्रोसेस होता है। उस एंजाइम की वजह से आपका ये रिएक्शन थोड़ा तेजी से होता है। आपको कैटालिस्ट का या उत्प्रेरक का मतलब तो पता ही होगा ना, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से उनमें ये चीजें तेजी से होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, वो रिएक्शन तेजी से कंप्लीट होता है। यानी कि सिंपली कहें तो ये रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा सुनिए, बच्चों के मन में एक डाउट और भी होता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे अंदर भी ये डाउट होता था। वो डाउट ये है कि कहीं कहीं पे ग्लूकोज जब चेंज होता है तो वहाँ पे पायरुविक एसिड लिखा होता है, कहीं कहीं पे पायरुवेट लिखा होता है। तो मन में डाउट आता है कि कोई पायरुविक कहता है, कोई पायरुवेट कहता है, किसकी बात माने। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सही हैं, कोई डाउट मत रखिएगा, चाहे पायरुविक एसिड हो या पायरुवेट हो। ठीक है, डाउट क्लियर। चलिए क्लियर। और अभी हम जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे वहाँ पे भी बहुत सी जगहों पर क्या चेंजेस देखने को आपको कहीं कहीं पे मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप बने रहिए, आपके डाउट सारे क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए आइए अब आगे की चीज़ें सुनते हैं। ये प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आपकी एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक से सेंस है कैटा, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कैटा कोई चीज़ कट रही है, इसीलिए यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कटता है किसमें, पायरुवेट में। तो यहाँ पे ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और सबसे सिंपल सी और मेन बात कि यह प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में हो सकती है, यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहया है, जैसे जो मिल जाए वो कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन मिले ना मिले, उसकी प्रेजेंस रहे अब्सेंस रहे, कुछ नहीं, हम प्रोसेस करेंगे तो भैया करेंगे, सिंपल सी बात है। और हाँ, आप इन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज भी डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक की सारी बातें, जितना भी हमें याद आई वो सब हमने अपना ज्ञान आपको देने की कोशिश की है। अब बात आएगी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को देखने को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यही समझना है, यहीं पे मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से समझिएगा। और किस तरीके से मैंने इसे समझा था, याद किया था, वो भी मैं आपको अपना तरीका भी बताऊंगा। बस आप एडॉप्ट करने की क्षमता रखा करिए। इतनी जल्दी जज करेंगे तो फिर क्या ही मैं कहूँ। एक लास्ट और अंतिम डाउट वो ये है कि इस प्रोसेस में कितनी एटीपी खर्चा होती है, क्या बनती है, वो सुन लीजिए। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपकी 2 एटीपी यूज हो जाती है, तो इस वजह से हमें सिर्फ 2 एटीपी का प्रॉफिट होता है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमें 2 एटीपी की प्रॉफिट होती है, 2 एटीपी प्राप्त होती है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस को, आइए प्रोसेस को देखते हैं। पहले मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने याद किया था। पहले तो मैंने याद ही किया था, वो बात अलग है कि याद करने के कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगी, और जब मैं दूसरों को एक्सप्लेन करने लगा तो ये मेरे जहन में उतर गया और कहानी आसान हो गई। लेकिन पहले मैंने इसे रट्टा ही मारा था, तो मैं वो अपना मेथड भी बता दे रहा हूँ, फिर इसे लॉन्ग मेथड में तो एक्सप्लेन करूँगा ही। तो आइए देखिए, नॉर्मली ये आपको सामने दिख ही रहा है, हमने कुछ इस तरीके से इसे याद किया था कि ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लेता है, और फिर आपका G3P और DHAP का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे आके हमें रुक जाना था, एक सांस में हमने ग्लूकोज से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट पर आकर रुक जाना है। एक सांस में ये चीज़ें बोलनी है कुछ ऐसे, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और G3P और DHAP। यहाँ पे हमारा स्टॉप पॉइंट है, यहाँ पे रुक जाना है। ठीक, फिर जब हमने यहाँ से आगे बढ़ना है तो कुछ इस तरीके से बढ़ना है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या पीईपी कह सकते हैं, और सबसे लास्ट में पायरुविक एसिड या पायरुवेट। देखिए बहुत सी जगहों पे आपको यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट लिखा मिल जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा मिल जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट लिखा मिल जाएगा। तो चिंता मत करिएगा, वही बात हुई, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। इस तरीके से आप जरा सा रिवाइज करेंगे, कई बार बोलेंगे, ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे, सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपको ये पूरा स्टेप याद हो गया है। अब ये थी रट्टा मारने की बात। अब बात करते हैं समझने की, और समझ जाएंगे तो समझने और रट्टा मारने का जब मिक्सचर होगा तो बहुत ज़्यादा बारीकी से आप चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना तरीका बताया है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ये तरीका ना पसंद आए मत एक्सेप्ट करिएगा, आप जो है वो देखिए। हाँ, इतना जान लीजिए कि इन सभी स्टेप्स के बीच में एक एक आपका स्पेसिफिक एंजाइम है। एक एंजाइम आपका उत्प्रेरक का काम कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो यहाँ पर है। तो उसे मैंने बाद में याद किया था, पहले ये प्रोसेस याद की थी, उसके बाद हमने उस प्रोसेस को याद किया था। ठीक है, कहते हैं ना कि सीढ़ी वॉइस, तो बस वही लाइन वॉइस चल रहा था, धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ा था। चलिए अब मैं आपको पूरे रीति रिवाज के साथ समझाता हूँ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को। आइए देखते हैं। देखिए सुनिए, क्या होता है, ग्लूकोज आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो अब मन में क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज क्यों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया, कहाँ से फॉस्फेट आ गया, कहाँ से 6 आ गया। डाउट उठेगा, बिल्कुल उठना चाहिए। सुनिए, क्या होता है, ग्लूकोज आपका ऐसे ही एवे ही नहीं चेंज हो जाता है। एटीपी, यहाँ पे एक एटीपी एनर्जी यूज की जाती है, तो वो एटीपी एडीपी में चेंज हो जाता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब वो एडीपी में चेंज हो जाता है तो वो हो जाता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी कि ट्राई से डाई हो गया, यानी कि 1 फॉस्फेट की कमी हुई। वही फॉस्फेट आपका ग्लूकोज के साथ जुड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, वो आपके ग्लूकोज के 6वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, इसी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। बात समझ गए? इतना सिंपली एक्सप्लेन किया, समझ गए होंगे ना। दोहरा नहीं रहा हूँ, वापस से जाइएगा, फिर से सुन लीजिएगा। आपको पता ही होगा ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस वजह से जब एडीपी एक फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है तो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, जो कि 6 कार्बन वाला ही कंपाउंड है। ओके, ठीक। बस एक काम करिएगा कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, तो बस उसका नाम डाल दीजिएगा। हेक्सोकाइनेज भी खुश और एटीपी चेंज हो जाता है एडीपी में, एडीपी भी खुश। ठीक है, तो दोनों लोगों का नाम हो गया। तो ग्लूकोज आपका एटीपी से एडीपी में चेंज होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। अब ये था आपका स्टेप 1, पहला स्टेज था, वो हमने देख लिया कि किस तरीके से ग्लूकोज आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। अब बात करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, तो वो सुनिए। क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। आइसोमर का मतलब वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेबल है, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है और इससे ये बन सकता है। बात समझ में आई? इसी वजह से मैंने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी कि ये इसमें और ये इसमें चेंज हो सकता है। भैया कौन बार बार नाम ले, ऐसा नाम है, ये बोला नहीं जा रहा। तो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज्ड होकर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बन जाता है, या बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है,
चलिए अब अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है बात समझिए। देखिए इसमें 1,6 आ गया, 6 तो था ही, 1 कैसे आ गया, यानी कि एक और फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ है। यानी कि यहाँ पे एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देता है, डोनेट करता है किसको, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, वही उससे कंबाइन होकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लेता है। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है और आपका फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आई। चलिए एक बार और बोल देता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी आपका एडीपी में चेंज होता है, जो कि आपको पता हो ही गया होगा कि ट्राईफॉस्फेट है, एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडनोसिन डाईफॉस्फेट में जब चेंज होता है तो आपका एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है, उसी को आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ले लेता है। और ध्यान दीजिए वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 से जाकर जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 से जाके जुड़ता है, इसी वजह से लिखा हुआ है फ्रक्टोज 1,6। 6 तो पहले से था क्योंकि उसमें वो पहले से ही आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये आपके कार्बन संख्या 1 पे आकर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, इसी वजह से इसका नाम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। ध्यान दीजिएगा ये सब एक एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है और उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। बड़ी राहत मिली बोलकर। वाह मेरे शेर वाह, बहुत तरक्की किया तू। आज हम भूला नहीं यार, गौर किया आप लोगों ने, मैं भूला नहीं, एक बार भी रुका नहीं। वाह वाह वाह, ताली मेरे लिए। चलिए अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक जो आपका बना है ये सब का सब 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ से 3 कार्बन वाले कंपाउंड में ये चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा अब तक जो बना है वो सब 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये सब एक मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब टूटता है तो दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, वो भी दोनों कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं। एक ये G3P भी आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, DHAP भी आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, फ्रक्टोज आपका 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, तो जब 6 टूटेगा तो 3 3 के 2 तो बन ही जाएंगे, कोई डाउट नहीं ना होगा। हम जब सोचिए 6 अगर टूट रहा है तो 3 और 3 6, तो 3 3 के 2 कंपाउंड बन जाएंगे ना। तो बस सिंपल सी बात है, वही G3P और DHAP 3 कार्बन वाले कंपाउंड है और एक ये आपका G3P बन जाता है और एक आपका DHAP का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जेबल है, यानी कि ये G3P DHAP में और DHAP G3P में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हमसे सुनिए लिखना कैसे। देखिए ऐसे लिखना है आपको कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आपका एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, G3P में और DHAP में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP में कन्वर्ट हो जाता है, कोई डाउट नहीं ना है। और ये क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि ये G3P DHAP में और DHAP G3P में चेंज हो जाएगा। डाउट मत रखिएगा, हम रखने ही नहीं देंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। दोनों मेथड बता रहे हैं कि कैसे हम याद किए थे और कैसे आप याद कर सकते हैं, दोनों बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो लाइक में कमी मत करिएगा। बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट कर देंगे तो खुशी से हम पगलाई जाएंगे। तो ये हमारा था स्टॉप बिंदु, इस पॉइंट पर आकर हमें रुक जाना है, क्योंकि अब से पहले तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब का सब 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, लेकिन यहां से अब 3 कार्बन वाले कंपाउंड का स्टार्टिंग हो गया है। अब यहां से जितने भी बनेंगे वो सब के सब 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब फ्रक्टोज आपके 3 कार्बन वाली की 6 कार्बन से 3 कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ऐसे समझिए ना, मैथ आता होगा ना, तब 6 है
6 को अगर आप तोड़ेंगे तो 3 3 का 2 टूटेगा कि नहीं, 3 और 3 6। तो बस इतना ध्यान दीजिए, अब से जो भी बनेगा वो सब आपके 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल के, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। याद है ना मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, होगा याद, कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज आपका 6 वाला है, पायरुवेट आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। 6 कार्बन वाले कंपाउंड से 3 कार्बन वाले कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, डाउट नहीं होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बताई थी, बस वही ये मेन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से आपका 3 कार्बन वाले कंपाउंड का स्टार्टिंग हो रहा है और वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल में हमें प्राप्त होगा। 2 मॉलिक्यूल का अब यहाँ से सारा फॉर्मेशन होगा। आइए अब उसे देखते हैं। देखिए हम बात समझ रहे हैं, आपकी गहराइयों तक समझ पा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा मत करिए, शांत रहिए। जितनी शांत भावना से इसे एक्सेप्ट करेंगे हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देंगे ना। अभी आपको पहली बार पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा हार्ड लग सकता है, जैसे जैसे आप चीज़ें देखेंगे सिंपल हो जाएगा। आइए देखिए क्या होता है कि ये जो G3P और DHAP आपस में कन्वर्जेबल हैं, आपको पता ही है, इससे ये और इससे ये बन जाता है। तो क्या होता है, ये जो आपका DHAP है वो कन्वर्ट हो जाता है G3P में। ठीक, यानी कि एक G3P तो यहाँ पर था ही और DHAP भी G3P में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 G3P बन गए। कोई डाउट नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो G3P है वो तो था ही और ये जो DHAP है ये भी G3P में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे G3P के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक, अब सुनिए, G3P के 2 मॉलिक्यूल बन गए तो वही हमने ये प्रोसेस, ये स्टेप लिखी है। आप चाहिए, अगर आप चाहेंगे तो इस प्रोसेस को हटा भी सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बताने से आपका एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जा रहा है, इस वजह से ये प्रोसेस को रखी गई है। वरना आप चाहें तो इस प्रोसेस को हटा भी सकते हैं। आप पर डायरेक्ट G3P और DHAP से डायरेक्ट आप इस प्रोसेस पे आ सकते हैं, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड वाले प्रोसेस पे आ सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि बहुत सी किताबों में, बहुत सी जगहों पे आपको यही मिलेगा कि G3P से, DHAP से डायरेक्ट 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट वाले पे आ गया होगा। ठीक है, लेकिन जब आप डीपली पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि हाँ ये प्रोसेस होती है वहाँ पर, बस हमें ऐसा बताया नहीं गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो आपका ये जब मिल जाता है तो आपके 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सुनिए, अब आपके मन में आएगा, आप तो कह रहे थे G3P का 2 मॉलिक्यूल बनता है, पूछ सकते हैं, आप तो कहेंगे ना कि आप तो कह रहे थे G3P का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, तो ये नीचे क्या लिखा है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, चाहे G3P को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहिए, चाहे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहिए, दोनों एक ही बात है। बात समझ गए? मैंने अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि आगे की जो सारी लाइन है जैसे मैंने इसे याद की थी उसके अनुसार इसे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कर लिया है। अगर आप चाहें तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की जगह G3P मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डाउट मत रखिएगा, मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, ये जो आपका बना है आपको पता होगा, ये आपके ट्रायोस फॉस्फेट हैं। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट से कहने का मतलब ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड है। जो अब तक आपने ऊपर पढ़ा था वो सब 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे, इसलिए वो हेक्सोज फास्फेट थे। ठीक है, डाउट मत रखिएगा, सिंपल सी बात है। एक चीज आप यहीं पे और जान लीजिए, नहीं तो कहेंगे बताया नहीं। देखिए क्या है कि जो DHAP आपके G3P में चेंज हुआ था वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, यानी कि उसकी प्रेजेंस में DHAP आपका G3P में चेंज हो जाता है, तब आप जाके आपको G3P के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। वही G3P को हम यहाँ पे हमने 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे G3P को G3P या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है वो सुनिए। आपके G3P में से
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एक एंजाइम की प्रेजेंस में आपके G3P से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। उस एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में आपके G3P में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके NAD से जाकर कंबाइन होता है और NADH का फॉर्मेशन कर लेता है। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, इस वजह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है और 2NAD से जाकर जब वो कंबाइन होता है तो 2NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? इसी वजह से ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जितने भी मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सारे के सारे कंपाउंड 2 हैं, 2। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बन रहे हैं, इसी वजह से मैंने आपको याद दिलाया। नॉर्मली आपको क्या कहना है कि हाँ, इस एंजाइम की प्रेजेंस में G3P से आपका हाइड्रोजन बाहर निकलता है। वो हाइड्रोजन कितना बाहर निकलता है? 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। वो हाइड्रोजन जो बाहर निकलता है उसका यूज कौन करता है? उसको 2NAD के द्वारा पकड़ लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है और वो 2NAD कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 2NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए? अब सुनिए, अब यहाँ पे ही फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, यानी कि G3P में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है तो जाके वो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? या तो इससे रट्टा मार लीजिए या तो आप जानना चाहते हो तो जान लीजिए। यहाँ पे H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पे एडिशन होता है, वो अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है जिसे ये लेकर आपका 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। मैंने समझा दिया, बहुत प्रेम से समझाया है, उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए होंगे। देखिए, जो स्टेप हमने अभी समझा है वो स्टेप थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हाँ, आप अगर इसे दोबारा तिबारा कई बार देखेंगे ना तो चीज़ें आपको उतनी ही सिंपल हो जाएंगी जितनी आज मेरे लिए है। चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, पर इतनी जल्दी हार मत मानिएगा, जरा सा कोशिश करिएगा, आएगी समझ में। मैंने बहुत खूबसूरती से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको आएगी समझ में। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। तो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? क्या होता है कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट ग्रुप को बाहर करता है जिसे ADP के द्वारा कैच कर लिया जाता है। ADP आपका पता ही है क्या है? ADP मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर ये एक फॉस्फेट ग्रुप को कैच कर लेगा तो क्या हो जाएगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी वजह से यहाँ पे आपका ADP ATP में चेंज हो जाता है। एक फॉस्फेट ग्रुप कैच कर ADP ATP में चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा। जब 2 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा तो 2 ADP द्वारा पकड़ा जाएगा या कैच किया जाएगा, और जब 2 ADP इसे कैच करेंगे तो 2 ATP का फॉर्मेशन भी होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें 2 ATP प्राप्त होगी। ठीक है, अब तक हमने ऊपर सिर्फ और सिर्फ ATP को खर्चा किया था, इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे हमें ATP, पहली ATP प्राप्त हो गई है, तो यहाँ से हमें 2 ATP की प्राप्ति हो जाएगी। उम्मीद है बात समझे होंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो जो ये वाला स्टेप है ये हमको थोड़ा थोड़ा कॉमेडी के जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कुछ करता ही नहीं है, इसमें ये सिर्फ इतना सा काम किया है कि इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, हाँ ठीक है, बड़ा सुंदर नाम लिया है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये अपना स्थान चेंज कर लेता है, यानी कि पहले ये
तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था, अब ये दूसरे कार्बन से जाके जुड़ जाता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप पहले तीसरे कार्बन से जुड़ा था, अब दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। हमको लगता है बैठे बैठे थक गया होगा, बोला होगा थोड़ा कुर्सी चेंज कर ले, तो बस वही है, इसीलिए काफी सिंपल है। हाँ, ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा दोनों मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, ये ना कि मैंने नहीं बोला, अगर मैं भूल गया किन्हीं कार्डों से, आपको पता ही है कितना भुलक्कड़ हूं, तो आप उसमें ना जोड़ें। जो भी कुछ हो रहा है ये दोनों मॉलिक्यूल के साथ होगा, ठीक है। अब जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, अब यहां से पीईपी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है जरा देखिए। तो इसमें यह होता है कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अगर एक है तो एक निकलेगा, हमें पता है 2 मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से यहां से वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंट में? तो इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 वाटर का, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल का इसमें से रिमूवल हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका चेंज हो जाता है पीईपी में, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। अब सबसे लास्ट प्रोसेस है पीईपी कैसे पायरुविक एसिड या पायरुवेट में चेंज होता है, वो देख लीजिए। क्या होता है पीईपी, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड अपने अंदर से एक फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है। तो अगर एक पीईपी एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर रहा है, तो 2 पीईपी 2 फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा, तो बस वही काम होता है। हमें पता है कि 2 मॉलिक्यूल है पीईपी का, तो ये अपने साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करते हैं, जिसे 2 एडीपी के द्वारा कैच कर लिया जाता है, और 2 एडीपी कैच करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। जैसा कि हमें पता है कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट ग्रुप कैच करने के बाद एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से हमें 2 एडीपी से 2 एटीपी की प्राप्ति हो जाती है। तो 2 एटीपी यहां से मिल गया, 2 एटीपी यहां से, तो कुल हमें 4 एटीपी की प्राप्ति हो गई, ठीक है। लेकिन हमने पिछली बार में मतलब पीछे हमने 2 एटीपी खर्चा कर दी थी, इस वजह से हमें इस प्रोसेस में सिर्फ 2 एटीपी की ही प्राप्ति होती है। तो इस प्रोसेस से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो इस प्रोसेस से हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, 2 एटीपी प्राप्त हुई और 2 NADPH प्राप्त हुआ, ठीक। वैसे तो 4 प्राप्त हुआ था, लेकिन हमने 2 एटीपी खर्चा कर दी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 एटीपी का ही प्रॉफिट हुआ। बात समझ गए? ठीक है। तो पीईपी आपका फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है और आपका ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए होंगे। अगली वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट की, इसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, उसे भी देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार 32 मिनट का वीडियो बनाया है, पहली बार, ठीक है, तो एकदम लाइक करिएगा।